तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज फिर से बहुत से लोगों का मूड ऑफ हो गया होगा फिर से पॉलिटी की क्लास देख के कि उत्तराखंड की नहीं लाए सर, हिंदी की नहीं लाए। आ जाएगा उसका समय, फिक्र मत करो, जल्दी ही आएगी उत्तराखंड की क्लास। आज मूल अधिकार का आधा सेक्शन और लास्ट कल जो सेक्शन रहेगा वो फंडामेंटल राइट का ख़त्म हो जाएगा। आप ये मान के चलिए पॉलिटी का सबसे लंबा चैप्टर है। और यहाँ से इसके बाद जब पॉलिटी के आगे ही क्लासेज आएंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि वहाँ से आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी और वहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। पॉलिटी का सबसे बोरिंग सेक्शन ये चल रहा है कि आज और कल, यानी कल इसकी क्लास जो है एंड हो जाएगी। उसके बाद जब आगे वो पॉलिटी क्लास आएगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, वो सीखने में बड़ा मज़ा भी आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो कल मैंने क्लास ली थी उसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। वो ये कह रहे थे कि सर जो आपने आर्टिकल 21 के अंदर बताया कि जो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, यानी मैंने एक जगह बताया था किसी भी इंसान को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ एक ही प्रोसेस से ख़त्म किया जा सकता है, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और कुछ लोग कहते हैं सर आपने ब्रिटेन से बता दिया, वो जापान से हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कहाँ से लिए गए। मेन चीज़ क्या है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में वो कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ संसद जो है, सर्वोच्च है, वो न्यायपालिका भी उस कानून का रिव्यू नहीं कर पाती जो पार्लियामेंट ने वहाँ बना दिया है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी वही सर्वोच्च है। वो चीज़ मैंने बता रखी है। लिया कहाँ है, जापान वगैरह जहाँ से भी लिया मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। ठीक है, उसमें कन्फ्यूज मत करना। दूसरी चीज़ देखिए, जब कल आर्टिकल 22 बताया था, आर्टिकल 22 के तहत एक वर्ड यूज किया था मैंने, निवारक निरोध। ठीक है, क्या बोला था, निवारक निरोध या नज़रबंदी, जो भी कहते हो आप। ठीक है, निवारक निरोध या निवारक नज़रबंदी। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए अगर कहीं पे किसी व्यक्ति के को या किसी संस्था, मतलब व्यक्ति ही समझ लीजिए, उस पर अगर डाउट होता है कि कोई आगे जुर्म कर सकता है या कोई किसी की हत्या कर सकता है या ये देश की राष्ट्र की एकता व संप्रभुता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, अपराध करने से पहले ही उसको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है संदेह के आधार पर। ठीक है, ये हमारे संविधान में वर्णित है। और वो जो मैंने बताया था कितने समय के लिए, 3 माह तक उसको निवारक नजरबंदी में रखा जाता है। बाद में ये क्या हो गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से इसको 2 माह कर दिया। ठीक है, यानी अभी वर्तमान में जो निवारक नज़रबंदी है, किसी भी इंसान को आप बिना कारण बताए सिर्फ इस आधार पर कि ये कहीं देश की राष्ट्र एकता और संप्रभुता को खतरा पहुंचा सकता है, 2 माह के लिए आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। पहले इसका समय टाइम पीरियड था 3 माह। ठीक है, बाकी हमने पढ़ लिया था। आज देखिए हम उससे आगे वो पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, कुछ ही नहीं बिगड़ेगा। जिस दिन ये फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको समरी बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अभी से इन क्लासेस को देखिए। अगला क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और ये जो है 2 आर्टिकल इसके 23, 24, यानी अगर आपसे पूछता है भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में, शब्द सुनना, किस भाग में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो भाग 3 याद रखना। ठीक है, मैंने क्या कहा था, भाग होगा 3, क्योंकि भाग 3 के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं। इसी भाग 3 के अंदर ये अनुच्छेद है। ठीक है, तो भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक, यानी 12 से 35 तक भाग 3 का वर्णन है, जिसके अंदर क्या है, मौलिक या मूल अधिकार है। इसी मूल अधिकार के अंदर एक आर्टिकल आता है जिसको आप क्या बोलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आर्टिकल 23 से 24। पहली चीज, भारतीय संविधान के किस भाग में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है, आप क्या कहोगे, भाग 3। या पूछता है किसके अंदर आता है, मूल अधिकार, या पूछता है अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, अब हम देखेंगे 1 by 1 23 और 24 होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है अनुच्छेद 23, यानी आर्टिकल 23। ठीक है, इसके अंदर क्या वर्णन किया गया ये समझिए। 24 के अंदर क्या किया है ये आपको मैं बताऊंगा। देखिए, 23 के अंदर क्या कहा गया, जो मानव का दुर्व्यापार होगा, किसी भी इंसान, चाहे मानव, महिला हो, बच्चा हो, कोई व्यक्ति हो, उसका दुर्व्यापार यानी उसका व्यापार नहीं किया जाएगा। यानी जो पहले के टाइम पे आप देखते होंगे, जो पुराना समय था उसमें इन मानव का व्यापार किया जाता था, उसका दास बनाया जाता था, उसको गुलाम बनाया जाता था। तो अनुच्छेद 23 इसी चीज़ को प्रतिबंधित करता है, किसी भी मानव का, चाहे महिला हो, बच्चा हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, उसके दुर्व्यापार का प्रतिबंध होगा, उसको दास नहीं बनाया जाएगा,
उस पर आपका बेगारी नहीं लगाई जाएगी या उस पर बलात् श्रम नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या क्या कहता है, मानव का दुर्व्यापार ये नहीं किया जाएगा, बलात् श्रम यानी आप किसी से जबरन श्रम क्या करोगे, नहीं करवाओगे, बेगारी यानी बिना पैसे के आप किसी को अगर काम करवा रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं कराई जाएंगी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे अनुच्छेद 23 क्या कहता है, किसी भी मानव का दुर्व्यापार, उसका बालात श्रम या उसकी बेगारी जो है नहीं कराई जाएगी। ठीक है, और ऐसा अगर कोई करता है वो क्या होगा, अपराध होगा, उसके लिए कानून क्या देगा, दंड देगा। ठीक है, यानी इसको किसकी श्रेणी में रखा गया है, अपराध प्लस दंड। आपको ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन सा अनुच्छेद मानव के व्यापार को प्रतिबंधित करता है। अब तुम रटते रहोगे वहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन में 23 और 24 दोनों देगा। अब बताओ अगर तुमने हवा में पढ़ा होगा तो क्या स्थिति होगी। मानव के व्यापार को प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 23, ध्यान रखना, मानव के व्यापार, जबरन श्रम, बलात् श्रम या बेगारी को प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 23। ठीक है, याद रखना, अगर पूछता है कौन सा अनुच्छेद मानव के व्यापार को प्रतिबंधित या आपराधिक या दंडनीय मानता है, तो आप अनुच्छेद 23 के तहत इसका वर्णन करोगे। ठीक है, अब मानव का दुर्व्यापार मतलब जैसे मानव का व्यापार करना है, पुरुष महिला वगैरह कुछ भी है, इसके अंदर इवन वैश्यावृत्ति को भी रखा जाता है। ठीक है, यानी वैश्यावृत्ति भी इसके अंदर क्या है, अपराध है। क्या, वैश्यावृत्ति, ये भी इसके अंदर क्या माना गया है, अपराध माना गया है। दास प्रथा अपराध माना गया है, या एक पहले के टाइम पे देवदासी प्रथा चलती थी। ठीक है, वो भी क्या मानी गई है, अपराध। आप लोग देख लेना देवदासी प्रथा क्या होती थी, देवों की दास यानी मंदिरों में महिलाओं को दासी बना के रख दिया जाता था। ठीक है, इस टाइप की इतिहास में चलती थी। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार, मानव का बलात् श्रम या बेगारी जैसी जो कुप्रथाएं हैं उसका प्रतिबंध करेगा, उसको क्या देगा, आपको दंडनीय अपराध माना जाएगा। और इसके अलावा वैश्यावृत्ति या देवदासी प्रथा का भी क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, कौन सा, अनुच्छेद 23। और वहाँ ऑप्शन इसीलिए आपको कंफ्यूज करता है, 23 और 24 दोनों दे देता है, ढंग से पढ़ा होना चाहिए। 23 में व्यापार से संबंधित। ठीक है, मानव व्यापार। अगला देखिए इसके आगे जो अनुच्छेद 24 है, आर्टिकल 24, क्योंकि अनुच्छेद 23 और 24 दोनों क्या है, अपने आप में शोषण के विरुद्ध मतलब आपका क्या है, अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 24 इसी के तहत आता है। दो चीज़ें देखिए, अब जैसे अनुच्छेद 23 आप लोगों ने पढ़ा, मानव के व्यापार को प्रतिबंधित करता है, तो आप ये होगे सर संविधान ने तो ये सब चीज़ें लिख दी, पार्लियामेंट ने इस परिप्रेक्ष्य में किया क्या, क्या कानून उसने कोई बनाया क्या, संसद हमारी जो है उसने इस संबंध में कोई कानून बनाया। तो संसद ने जो अनुच्छेद 23 जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, बलात् श्रम वगैरह या मानव के दुर्व्यापार, उसको लेके दो कानून बनाए हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ठीक है, एक तो पार्लियामेंट ने क्या बनाया, अनैतिक दुर्व्यापार, ठीक है, दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, इसको ब्रैकेट में लिखना है निवारण को। ठीक है, एक्ट। ठीक है, ये बनाया 1956 में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा, इसका दूसरा वाला वो क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी पार्लियामेंट में जो पहले जो मानव के व्यापार को रोकने, अनैतिक दुर्व्यापार नहीं होगा, उसको निवारण के लिए अधिनियम बनाया 1956 से। और दूसरा जो बनाया वो बनाया बंधुआ मजदूरी और प्रणाली। ठीक है, क्या बनाया, बंधुआ मजदूरी की जो प्रणाली थी उन्मूलन। ठीक है, उसका उन्मूलन करने एक्ट, ये बनाया 1976 में। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, बंधुआ मजदूरी के लिए संसद ने कब कानून आए, पेपर में आता है आपके, इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, और इसी आर्टिकल 23 के तहत बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, यानी बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए जो संसद ने कानून बनाया वो कब बनाया था, आपका 1976 में। ठीक है, वो 23 के दो पार्ट जो पार्लियामेंट ने किए। अब देखिए दूसरा आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहते हैं, आर्टिकल 24 ये कहता है कोई भी खान है या कोई भी कारखाने हैं, उन कारखानों या उन खननों में या खानों में 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको कार्य में नहीं लगाया जाएगा। यानी बाल श्रम का क्या करता है, निषेध करता है। किसका, बाल श्रम। इसका क्या मतलब हुआ, कोई कारखाने हैं, ठीक है, या कोई खाने हैं, इनमें कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम,
उसको इन कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। नहीं, क्योंकि अब देखिए कि आपको मैंने कल भी पढ़ाया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं शिक्षा का अधिकार होगा, फ्री में शिक्षा पढ़ेंगे, अमीर हो गरीब हो कोई मतलब नहीं, सरकारें उसको मुफ्त में शिक्षा देंगी। दूसरी तरफ अगर आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को बाल श्रम में लगा दोगे तो फिर आपका तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो याद रखना, बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर है। आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर में क्या कहा गया, किसी भी कारखाने में या किसी इंडस्ट्री में या किसी भी खान में 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको आप लेबर में नहीं लगाओगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, वहाँ भी बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। जैसे कोई पटाखे वटाखे के हैं या जहाँ बारूद वगैरह बनता है, मतलब कोई भी चीज़ जो हैजार्ड पहुँचाती है, जो नुकसान पहुँचाती है, वो वहाँ बच्चों को आप नहीं लगाओगे, ठीक। इसी चीज़ का क्या करते हैं आर्टिकल 24 का मतलब निषेध करता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा मैं, इसके अंदर जो कैलाश सत्यार्थी जी को आपने सुना होगा 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने यही चीज़ें की थी। उन्होंने क्या किया था, जैसे जो चिमनी विमनी की या जो कारखाने वगैरह होते हैं वहाँ जो बच्चे थे, चाइल्ड लेबर थे या छोटे बच्चे थे, उनको वहाँ से निकाल के पढ़ाने का काम किया था। अपनी बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, छोटे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने काम किया था। इसी वजह से उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बाल श्रम का निषेध करता है। यानी ये कहता है किसी कारखाने या खानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम में नहीं लगाओगे, ठीक है। अब आप ये मत कहना सर हमारे गांव में तो उसका बेटा राम सिंह का बेटा छोटा छोटा काम करता है 12 साल का, अपने फैमिली के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसको आप बाल श्रम नहीं मानोगे, ठीक है। कोई अपने परिवार के लिए खेतों में काम कर रहा है, कुछ घर का काम कर रहा है, कोई दुकान पे काम कर रहा है अपने परिवार का, उसको बाल श्रम नहीं माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए आर्टिकल 24 तक हो गया। अब आपके जो अगला स्वतंत्रता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का है यह है अनुच्छेद 25 से 28, ठीक। फिर वही बात, अगर आपसे ये पूछा जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग हमेशा 3 याद रखना, क्योंकि भाग 3 के अंदर ही फंडामेंटल राइट है और उसी के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी 25 से 28 तक जो है वो किसके अंदर आएगा, अनुच्छेद मतलब ये भाग 3 के अंदर, ठीक है। उसी के अंदर हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है भारतीय संविधान का, ठीक है। आर्टिकल 25 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंदर क्या चीज़ वर्णित की गई है वो देखिए। इसके अंदर क्या किया गया, जो सभी व्यक्ति होंगे, कोई भी मतलब व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति होंगे वो अपने धर्म को, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उनका आचरण कर सकते हैं, उनका अंतराकरण कर सकते हैं या उसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। यानी अनुच्छेद 25 क्या कहता है, आप चाहे किसी भी धर्म का प्रचार करो, किसी भी धर्म को मानो, ठीक है, या किसी भी धर्म को आप आगे बढ़ाने के लिए काम करो। यानी आपका मतलब ये है आपको किसी भी धर्म के प्रचार करने, सभी व्यक्तियों को मतलब कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसको अंतःकरण करने, स्वीकार करने, धर्म का आबाद रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने का क्या होगा, अधिकार होगा। आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। आप किसी भी धर्म को मानो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको प्रचार प्रसार करो, उसी के साथ लगे रहो, उसको प्रोत्साहन दो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। यानी ओवरऑल अनुच्छेद 25 आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की क्या करता है, रक्षा करता है। राज्य का, मैंने आपको जो प्रस्तावना पढ़ाई थी मैंने क्या कहा था, हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म लोगों का व्यक्तिगत मामला होगा। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, आप अपने धर्म को मानिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, अपनी तरीके से पूजा कीजिए, राज्य कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये वर्णन किस में किया गया, अनुच्छेद 25 में। यानी अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म के अंतःकरण, उसको मानना, उसका प्रचार करना, उसको आगे बढ़ाना, सब आपका क्या है, व्यक्तिगत राइट है, राज्य का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को इसमें है आर्टिकल 25 में। इसी के तहत आप लोगों ने एक चीज़ देखी होंगी, जैसे कुछ अपवाद होते हैं, जैसे आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, जो सरदार लोग होते हैं, जो उनको जो पगड़ी वगैरह पहनते हैं, वो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अगर हेलमेट लगाएंगे तो जो उनका आचरण है, यानी अगर आप ये कहोगे हेलमेट लगाओ, तो हेलमेट लगाने के लिए आपको पगड़ी हटानी पड़ेगी, पगड़ी हटानी पड़ेगी तो आपको अब उनका धर्म में पगड़ी यानी उनका आचरण है ना, ठीक है, धार्मिक आचरण है उनका, ठीक है, आचरण।
अगर वो पगड़ी हटाते हैं और हेलमेट पहनते हैं तो फिर वो धार्मिक अपने उनको धर्म में मानने वाली चीज़ें तो हटा नहीं सकते हैं। तो राज्य कभी भी उनसे नहीं कहेगा कि आप हेलमेट पहनो, ठीक है। इसका ये मतलब है जो सरदार वगैरह होते हैं, जो मतलब सिख लोग होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपका पगड़ी पहन सकते हैं। देखो सरदार वगैरह देखा होगा आपने, वो अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका अंतराकरण करने की उनको क्या है, स्वतंत्रता है। ये तो आपका था अनुच्छेद 25। अब इससे आगे को आएगा आपका अनुच्छेद 26। अगला क्या आता है आपका अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, आपको ये अधिकार होगा कि आप अपने धर्म का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, यानी धार्मिक कार्यों का आप प्रबंधन करने की छूट होगी, ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, ठीक है। अब ये क्या हुआ, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 25 से 28 ये मत सोचना सर इतने अनुच्छेद कैसे याद करने, क्या करने। जब मूल अधिकार वाला सेक्शन कंप्लीट होगा मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या याद करना है, ठीक है। वो ट्रिक मैं बता दूंगा, मेरा हेडेक है। आप सिर्फ ये सोचिए 25 के अंदर आपको किसी भी धर्म को मानने, उसका आगे बढ़ाने, उसको अंतःकरण करने का छूट है। दूसरे के अंदर अगर आप किसी धर्म से जुड़े हैं तो उसका मैनेजमेंट करने का भी तो आपका हक होगा। ये संविधान कहता है आप किसी भी धर्म का प्रबंधन करिए, यानी कोई संस्थाएं बना रहे हैं अपने धर्म को लेके, उसका मैनेजमेंट करा रहे हैं, उसको पोषित कर रहे हैं, वित्त दे रहे हैं, ये सब आपका काम है, ठीक है। उसमें राज्य को इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किस अनुच्छेद में पूछता है, तो आर्टिकल 26 में। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। कोई संस्थाएं बना दी आपने अपने धर्म के लिए, उसको पोषित करेंगे या उसका प्रबंधन करेंगे, ये आपका क्या होगा, एक अधिकार होगा। वो संविधान ने दे रखा है आपको अनुच्छेद 26 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 27, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 26 के बाद अगला क्या आता है, अनुच्छेद 27। क्योंकि 27, 28 ये सब के सब क्या हैं, धार्मिक कार्य से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी विशिष्ट धर्म को अगर आपने बढ़ाना है, उसके लिए अगर आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, यानी किसी भी विशिष्ट धर्म को बढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपको इसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अभी राज्य ये नहीं कहेगा कि किसी ने उक्त मंदिर को इतना पैसा दे रखा है तो उस पैसे पे टैक्स लो, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 27 किसके संबंधित है, धार्मिक कार्य में टैक्स से, ठीक है। किससे, टैक्स, यानी टैक्स ही नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए अगर आप कोई डोनेशन दे रहा है तो आपको टैक्स, उसको राज्य ये नहीं कहेगा कि ला भाई टैक्स ला, ठीक है। फीस ले सकता है, फीस अलग चीज है, लेकिन आप याद रखना, अगर आपसे देखिए 25 में क्या था, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, 26 में क्या था, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, और 27 में क्या था, वो टैक्स से छूट। यानी किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर आप डोनेशन दे रहे हैं, पैसा वगैरह कुछ कर रहे हैं, इस टाइप का दे रहे हैं, तो उस पर आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी टैक्स से आपको क्या दी गई, रियायत दी गई है, ये आप याद रखना, ठीक है। धन देने पर उस पैसे पे टैक्स नहीं पड़ेगा, ये आपको याद रखना। अब देखिए राज्य किसी धर्म विशेष के लिए, इसी के अंदर एक पार्ट है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखना, ठीक है। वो 27 में, अगर कोई राज्य है, राज्य का मतलब सरकार है, ठीक है, चाहे केंद्र पे हो, राज्य पे हो, या कोई गवर्नमेंट की बॉडी हो, किसी धर्म विशेष को डोनेशन भी नहीं देगा, ठीक। अब ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर धर्म को पैसा दो या दूसरे धर्म को इग्नोर करो, ऐसा नहीं होगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसको लगभग सभी धर्मों को समान रूप से देखना होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये नहीं समझे, देखिए जैसे भारत है, हमारा देश है, आप देखोगे अमरनाथ यात्रा का मैनेजमेंट करती हैं सरकारें, कैलाश यात्रा का मैनेजमेंट करती है, पैसा तो सरकार ही यूज कर रही है, कुंभ मेलों का आयोजन करती है, करती तो सरकार है। तो इसी के तहत उसने क्या कर दिया, दूसरे एक पर्टिकुलर धर्म के लिए हज सब्सिडी भी दे देती है, यानी हज यात्रा पे जो जा रहे हैं उन लोगों को सब्सिडी भी दे देती है, ठीक है। अगर राज्य कहीं पे पहले तो पैसा देगा नहीं, मतलब राज्य का ये काम नहीं होगा कि किसी विशेष धर्म को आप पैसा वगैरह डोनेशन वगैरह दो, उसको प्रचार करने के लिए देते हैं, तो सभी धर्मों को समान भाव से देखेंगे, एक इक्वल थाली पे रख के देखेंगे, एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। आप किसी पर्टिकुलर धर्म का सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ये राइट भी होगा, आप ये कर सकते हैं कि दूसरे धर्म का भी आप सपोर्ट कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता दिया, हज सब्सिडी, यानी हज यात्रा पे जो जाते थे उनको सब्सिडी सरकार देती थी। तो वैसे ही जैसे हिंदू धर्म वगैरह में कुंभ मेला या अमरनाथ यात्रा इनका मैनेजमेंट करती है, ठीक है। तो आर्टिकल 27 जनरली किस चीज़ से है, आपका टैक्स वगैरह से संबंधित है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 28 है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 28 के अंदर क्या बात आती है वो आप समझिए, ठीक है।
इसके अंदर ये प्रावधान किया गया कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा प्रबंधन जहाँ मतलब जो राज्य जिस पे वित्त पोषण कर रहा है, कोई भी संस्था हो सकती है, शैक्षणिक संस्था हो या कुछ भी हो, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी राज्य के द्वारा कोई स्कूल को वित्त पोषण किया जा रहा है, कोई कॉलेज को फंडिंग की जा रही है और उसके अंदर किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा दी जा रही है, तो इस बात के लिए राज्य के संविधान क्या करता है, मना ही करता है। तो सीधी सीधी ये बात समझ के लिए किसी पर्टिकुलर राज्य द्वारा किसी स्कूल या कॉलेज का या प्रबंधन के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा का निषेध किया जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट यानी प्रशासन राज्य का हो, जैसे कई स्कूल देखे होंगे आपने, गुरु राम राय वगैरह, इनका नाम सुना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट करे, लेकिन वो किसी ट्रस्ट के अंदर हो, जैसे ट्रस्टशिप के अंदर आते हैं कॉलेज वगैरह, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन कोई ऐसी कॉलेज या ऐसे स्कूल वगैरह जहाँ राज्य टोटली वित्त पोषण करता है, कुछ बहुत राज्य का हिस्सा फंडिंग में जाता है, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात, कोई ऐसा स्कूल जहाँ फंडिंग वगैरह कॉलेज राज्य के द्वारा की जा रही है, वहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति को आप किसी स्पेशल धर्म को पढ़ाने के लिए क्या करोगे, बाध्य नहीं करोगे। यानी अगर कोई मदरसा है तो वहाँ कोई एंट्री कर रहा है तो आप ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप यही चीज़ सीखो यही चीज़ सीखो, जब तक उसकी स्वेच्छा न हो या उसके पेरेंट्स न कहें, आप किसी को धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे। यानी आर्टिकल 28 किससे है, धार्मिक शिक्षा का क्या करता है, विरोध करता है। कहाँ, जो राज्य द्वारा क्या होते हैं, पोषित आपका शिक्षण संस्थान या कॉलेज वगैरह होते हैं, उसके अंदर एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, वो हम फिर देख लेंगे। देखिए अब आपको क्या करना है, आर्टिकल 28 तक तो आपका ये कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा आपको देखना भी नहीं है। अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया बताता हूँ आपको फंडामेंटल राइट कैसे करना है, यानी एक ब्रीफ में आपको समझाता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे। देखिए संविधान का भाग नंबर 3 ऐसी करो, ठीक है, ऐसी वो बनाओ, फटाफट एक रफ डायग्राम बनाओ, मतलब एक फ्लो चार्ट बनाओ। भाग 3 के ब्रैकेट में लिखो मूल अधिकार। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। भाग 3 के ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, मूल अधिकार। यानी अगर आपसे पूछता है किस भाग में है मूल अधिकार, भाग 3 में। भाग 3 के नीचे आप क्या डालोगे, ऐसे लाइन डालोगे। ठीक है, यहाँ लिखो 12, इधर लिखो राज्य की परिभाषा, अंदर क्या है छोड़ दो। ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। इधर लिखो राज्य की परिभाषा। अगर आपसे पूछता है राज्य के अंदर किसके अंदर परिभाषित किया है, अनुच्छेद 12, यहाँ पे लिखो अनुच्छेद 13, इसके अंदर लिखो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, पुनरावलोकन, इसका मतलब क्या हुआ, न्यायिक रूप से कोई भी ऐसा कानून है संसद या राज्य विधानमंडल पारित करती है जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है, उसको न्यून करती है, तो उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है न्यायपालिका। और इसके अंदर ऊपर इम्पोर्टेंट लगा दो। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाओगे, इम्पोर्टेंट। यहाँ पे लिखो 14 से 18। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखो समानता का अधिकार। लिखा समानता का अधिकार। इसके 2 पार्ट करो। इसके 2 पार्ट के अंदर आर्टिकल 14 में आपको क्या लिखना है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के आंख में पट्टी लगी है, उसके आगे पीछे कौन कोई मतलब नहीं, गलत किया तो थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है, वो 14 पे लिखो विधि के समक्ष समानता। 15-16 आपको पता है, जाति धर्म लिंग वंश या जन्म स्थान के आसपास भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी 15 के अंदर लिखो जाति धर्म लिंग वगैरह आपको पढ़ा दिए हैं। 16 के अंदर यहाँ पे लिख दो अवसर की समानता, ये मैंने सब पढ़ा दिया। ठीक है, अवसर की समानता। ठीक है, आपका जो पेपर में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 16 तक समझ गए। 17 आपको लिखना है, इसी के अंदर है, इसके अंदर के पार्ट हैं। उसी के नीचे आप लिखो 17 लिखो। 17 में अस्पृश्यता का अंत लिख दो, यानी छुआछूत का अंत किया जाएगा, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, मतलब जो आप करते हो इसको नहीं छूना है या छूत है, इस टाइप का जो चलता था उस प्रथा का खत्म कर दिया। यानी यहाँ पे नीचे 17 लिख के 17 लिख के आप क्या करोगे, अस्पृश्यता का अंत। और लास्ट यहाँ पे उसी के बगल में 18 लिख दो। 18 के आगे लिखो उपाधि का अंत। क्या लिखोगे, उपाधियों का अंत, यानी जो ब्रिटिश टाइम से बहुत से लोगों को उपाधि दी जाती थी उसका अंत। नीचे एक्सेप्शन लिख दो, एक शिक्षा के फील्ड पे, एक आर्मी सेना के फील्ड में उपाधि दी जा सकती है। ठीक है, जब आप इतना समझ गए, इतना लिखा, जल्दी से आगे को लिखो 19 से 22, इसको इसके ब्रैकेट में लिखो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता। 19 के अंदर 6 पार्ट लिख दो, 6 भाग लिख दो। ठीक है, कितने भाग हैं स्वतंत्रता के, 6। यहाँ लिखो सबसे पहले अभिव्यक्ति प्लस भाषण, पहला वाला, उसके नीचे अभिव्यक्ति प्लस भाषण लिख देना। दूसरा लिख देना यहाँ पे आपको सम्मेलन वगैरह करने की, शांतिपूर्ण रूप से आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन वगैरह कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे लिख दे संघ बना सकते हैं, संघ के साथ साथ समिति बना सकते हैं, तीसरा पार्ट। ठीक है, उसके आगे चौथा पार्ट लिख सकते हैं, भारत के अंदर कहीं भी आप आवाज रूप से घूम सकते हैं। 5वां पार्ट फटाफट उसके नीचे लिख दीजिए, कहीं भी आप यहाँ पे आवास मतलब बस सकते हैं, बसने का आपको अधिकार
अधिकार होगा। और अंतिम जो उसका पार्ट है जो है व्यापार या वृत्ति, व्यापार करने का अधिकार होगा। ठीक है, ये किसके अंदर, 19 के अंदर आपने 6 भाग लिखे। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 के अंदर मैंने आपको कल बताया था कुछ केस में आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगी। जैसे मतलब आपको अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो भी संरक्षण वगैरह दिए जाते हैं, आपको मैंने 20 बता रखा है, वो लिख लीजिए। 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21 क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके आगे आप ऐसी आपकी कॉपी में जगह होगा, आप 21 लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देना। इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसी के नीचे आप लिखोगे क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, सिर्फ किसी इंसान को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके प्राण उससे छीना जा सकता है। ठीक है, और 21 का ए मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, 21 का ए। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखोगे, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 21 के एक में। और ये कब जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और लागू कब हुआ था ये आपका, 2010 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2010, ये क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, यानी कब लागू हुआ शिक्षा का अधिकार, 1 अप्रैल 2010। और कौन से संविधान संशोधन से, 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसको लागू किया गया था। ठीक है, जब आपने 21 पढ़ा, 22 आप लोगों को आता है, 22 मैंने कल पढ़ा दिया था। 22 के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वो आप देख लेना। 23 इसके अंदर क्या लिखोगे, व्यापार का निषेध, यानी मानव व्यापार का निषेध, मानव व्यापार का निषेध। ठीक है, इसी के अंदर दास प्रथा वगैरह सब आती है। और इसी के बगल में आप लिखोगे 24 के अंदर क्या लिखोगे, बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध लिखोगे। ठीक है, जब इतना कर दिया, तीन आर्टिकल आपके और बचे हैं। 25 में आपको मैंने पढ़ा दिया, 26 मैंने आपको पढ़ा दिया, 27 मैंने आपको पढ़ा दिया, 28। ठीक है, 27 के नीचे टैक्स सिस्टम से लिख दो, कर से छूट होगी। ठीक है, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को। 26 के नीचे प्रबंधन लिख दो, जो भी धार्मिक संस्थाएं आप उसको प्रबंधन कर सकते हो। 25 के नीचे धार्मिक रूप की स्वतंत्रता, धार्मिक रूप से स्वतंत्रता। ठीक है, यानी आप किसी भी धर्म को मानो, उसका प्रचार प्रसार करो, कोई दिक्कत नहीं। और 28 के नीचे लिख दो, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। ठीक है, यानी राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का क्या किया जाएगा, निषेध किया जाएगा। ठीक है, ये तो थे आपके आर्टिकल किससे, 12 से 28 तक। सिर्फ एक क्लास बची है आपकी फंडामेंटल राइट की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। उसके अंदर आपको देखना होगा, कुछ भी कर लो। आर्टिकल 32 में आपको बताऊंगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, निषेध क्या होता है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है। रिक्वेस्ट है, आर्टिकल जो अगला पार्ट आएगा वो तो देखना ही देखना पॉलिटी का। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए या तो उत्तराखंड या NCERT की GS उसके बाद शुरू करूँगा। ठीक है, इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।